नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा, कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपके कुंडली में ग्रहों का गोचर और साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था, उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे माह दिसंबर में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह का कार्य, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था। शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे। शनि वक्री भी थे
और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा, क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल के, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे। जीवन साथी, लव पार्टनर,
बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वह होती है जन्म कुंडली। दूसरी होती है गोचर कुंडली। जब ग्रहों की वर्तमान में गोचर की स्थिति के आधार पर जो कुंडली बनती है उसे कहते हैं गोचर कुंडली। तो ये वृश्चिक राशि के गोचर कुंडली दिसंबर 2022 की आपके सामने है। अब आप देखिए, यहाँ पर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों के संबंध योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, 16 दिसंबर तक गोचर करेंगे और मंगल सप्तम भाव में है। सूर्य और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। राजा और सेनापति दोनों का दृष्टि संबंध। दूसरा जो महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है वह शुक्र और बुध का, धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तीसरा जो संबंध है वो शनि और मंगल का है, नवम पंचम योग। शनि से पंचम पर मंगल है और मंगल से नवम पर शनि है। तो शनि मंगल का नवम पंचम योग अत्यंत श्रेष्ठ योग है। और चौथा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह है शनि और गुरु का। तो एक एक योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, केतु 12वें भाव में है, राहु 6ठे भाव में है, जो कि विदेश में जाकर के नौकरी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है लग्न। लग्न भाव के स्वामी और लग्न भाव में गोचर कर रहे ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति के जीवन पर। अब यहाँ देखिए, सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव क्या होता है? आपका जॉब, कैरियर और प्रोफेशन। दशम के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल क्या है? पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा। सूर्य क्या है? शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, चूँकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6ठा भाव नौकरी का है। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, राजनीति के क्षेत्र में, या फिर आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, या इंजीनियरिंग के फील्ड में, या फिर फायर रिलेटेड वर्क्स, पुलिस विभाग,
मेडिकल और सर्जरी, इन क्षेत्रों में जो जातक प्रयासरत हैं 16 दिसंबर तक का समय उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, चूँकि सूर्य दशम के स्वामी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि दशम पर पड़ रही है। जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके स्टेटस में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि, धन का लाभ और साथ ही साथ कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी सौंपा जा सकता है। चूँकि सूर्य आपके लग्न में हैं और आप वृश्चिक राशि के अगर हैं तो आपके लिए 16 दिसंबर तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम पर, मंगल की दृष्टि लग्न पर और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर। तो धन की भी प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की प्राप्ति और कैरियर में ग्रोथ और साथ ही साथ सरकारी नौकरी पाने का योग, ये तो रहेगा 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद की स्थिति और भी बेहतर होने जा रही है, चूँकि सूर्य का गोचर कुंडली के धन भाव में हो जाएगा, सेकंड हाउस में, और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, शुक्र के साथ सूर्य का योग बनेगा। शुक्र और बुध, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध अष्टम के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र और बुध की सूर्य के साथ युति बनने पर, चूंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। और चूंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव पर दृष्टि भी, अष्टम पर दृष्टि भी पड़ रही है बुध की, तो ऐसे में गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, स्पेशली वो लोग जो कि बुद्धि से रिलेटेड, जो लोग वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए शुक्र और बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वह धन प्राप्ति की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध 11वें के स्वामी हैं, शुक्र 12वें के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है। शुक्र और बुध दोनों एक साथ युति बनाकर बैठे हैं धन के भाव में, तो आपको विदेशों से लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उससे भी लाभ होगा। हालांकि शुक्र 12वें के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं तो खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ये भी तो खर्च हुआ, कोई आप निवेश करते हैं ये भी एक तरह का खर्च हुआ, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदते हैं तो यह भी एक खर्च हुआ। तो इस तरह के कार्यों पर आपका धन खर्च होगा। कहने का आशय ये है कि फिजूल में आपका कोई पैसा बर्बाद नहीं होगा। अभी तक जो आपके चक्कर अस्पताल और कोर्ट कचहरी के लग रहे थे, उन चक्करों से भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, एक बात और समझने की है कि यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की राशि में। तो केतु होते हैं धर्म के, अध्यात्म के, मोक्ष के और डिटैचमेंट के, अलगाव के। तो यहाँ पर केतु सांसारिकता की ओर से, भौतिकता की ओर से आपको दूर ले जाएंगे, धर्म अध्यात्म से आपको जोड़ेंगे और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि वृश्चिक राशि के जातक एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
तो यहाँ चूंकि केतु आपकी कुंडली में 12वें भाव में है, तो केतु आपकी हर तरह की इच्छा को पूरा करेंगे। चूंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं और 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो ऐसी स्थिति में केतु पहले तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। क्योंकि शुक्र की राशि में है, शुक्र होते हैं आपके इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, उसके बाद आपका मन धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ पर बुध लाभ के भाव में है, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम से आपको क्या लाभ होगा? शुक्र दाम्पत्य सुखों और विवाह के कारक होते हैं, और जब बुध के साथ बैठे हैं तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और आपका विवाह भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और है, शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं, तो आपका विवाह विदेश से हो सकता है। अब विदेश का मतलब अमेरिका ब्रिटेन नहीं, विदेश का मतलब जहाँ पर कल्चर बदल जाए, जहाँ पर भाषा बदल जाए, जहाँ पर एनवायरनमेंट बदल जाए। जैसे आप यूपी में हैं, आप बिहार चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, तो ये आपके लिए विदेश हुआ। आप यूपी में ही हैं, सहारनपुर में हैं, आप इलाहाबाद चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, बलिया चले जाइए, कल्चर बदल गई, यानी वो आपके लिए विदेश हो गया। तो विदेश से धन भी मिलेगा, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं और विदेश में आपका विवाह भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, चूँकि मंगल बैठे हैं। जहाँ पर मंगल होते हैं और चूँकि सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके अंदर क्रोध और ईगो ये बढ़ेगा। लेकिन चूँकि दिसंबर में शुक्र और बुध दोनों ही वाणी के भाव में बैठे हैं, तो बुध आपकी वाणी में ज्ञान पैदा करेंगे, शुक्र आपकी वाणी में माधुर्य लाएंगे। तो जो डैमेज मंगल की ओर से होगा, जो डैमेज सूर्य की ओर से होगा, उस डैमेज को शुक्र और बुध कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष परिस्थिति ऐसी नहीं बनने जा रही है। हाँ, एक चीज़ और है, मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। मंगल है मेल प्लेनेट और शुक्र है फीमेल प्लेनेट। तो ऐसे में इस समय दिसंबर के महीने में जब तक शुक्र सेकंड हाउस में है, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके लव रिलेशंस को मजबूती मिलेगी, लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि छठे भाव में राहु बैठे हैं और राहु की नवम दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र क्या है? दैत्य गुरु हैं। राहु क्या है? दैत्यों के सेनापति हैं। जब शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, आकस्मिक रूप से आपके जीवन में शुक्र से संबंधित घटनाएं घटित होंगी। विवाह हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, धन का संचय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह है शनि और मंगल का त्रिकोण संबंध। देखिए, शुक्र बुध के बारे में तो पर्याप्त बात हो चुकी, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे। शनि से पंचम में मंगल हैं, 1 2 3 4 5, तो त्रिकोण के भाव में हुए। और मंगल से नवम में है शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण के भाव में बैठे हैं। त्रिकोण का भाव क्या होता है? लक्ष्मी स्थान होता है। तो शनि और मंगल इस गोचर काल में आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। और कब तक? शनि का गोचर 17 जनवरी तक, 17 जनवरी 2023 तक पराक्रम भाव में रहेगा। मंगल तो 12 मार्च तक रहेंगे, लेकिन शनि 17 जनवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। तो 17 जनवरी तक शनि मंगल का त्रिकोण का योग बनेगा। अब यहाँ क्या होगा कि शनि मंगल को एक्टिवेट करेंगे, मंगल शनि को एक्टिवेट करेंगे।
शनि को एक्टिवेट करने से क्या होगा कि आपके अंदर जो आलस्य था वह दूर होगा। कार्य करने की, परिश्रम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो इस समय भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। शनि थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस यात्राओं का होता है। 17 जनवरी तक आप कहीं यात्रा देशाटन के लिए, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, इस पर आगे बात करेंगे। और शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी है मंगल। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को आएगा। आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी की भावना बढ़ेगी, जीवन में अनुशासन बढ़ेगा, परिश्रम की क्षमता बढ़ेगी। और क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप कार्य करने की ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, सप्तम में बैठे हैं मंगल, और 16 दिसंबर तक सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी मंगल पर। तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, जो कि रिलेशंस को मजबूत करेंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और विवाह के योग बनेंगे। मेल फीमेल के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे इस गोचर काल में। जहाँ तक जॉब की बात है, मैंने पहले ही बता दिया कि राहु बैठे हैं छठे भाव में, तो छात्रों के लिए भी शनि मंगल का ये जो नवम पंचम योग है ये बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। आपके अंदर आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप करेंगे, परिश्रम करने की, पढ़ने की, मेहनत करने की क्षमता होगी। और जब मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं, तो नौकरी के तो प्रबल योग बनेंगे मंगल से संबंधित क्षेत्रों में। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स में आपके जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे इस गोचर काल में। शनि और गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शनि किसी एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। गुरु 1 वर्ष में एक राशि में परिवर्तन कर लेते हैं, एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। इस गोचर के दौरान अगर शनि और गुरु का संबंध किसी भाव में बन जाए, शनि और गुरु किसी भाव को प्रभावित करें, तो उस भाव से संबंधित घटना के घटित होने का योग बन जाता है। देखिए, शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, पंचम में गुरु बैठे हुए हैं, तो शनि गुरु का संबंध बन गया। गुरु क्या है? संतान के कारक हैं। गुरु क्या है? विवाह के कारक हैं। गुरु है शिक्षा और ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। शनि है परिश्रम के कारक। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ने से, पंचम भाव पर पड़ने से क्या होगा? संतान की प्राप्ति होगी। गुरु यहाँ पर 21 अप्रैल तक रहेंगे, और 21 अप्रैल तक आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने से गुरु पर लव रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट होंगे, तो विवाह के योग बनेंगे। छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो धन की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। एक तो ये हुआ पंचम भाव। दूसरा,
शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य के भाव पर और गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पहली बात, एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, दूसरों को गाइड करने वाले व्यक्ति के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, यूं आप कहें कि ज्योतिषी के रूप में, कथावाचक, धर्मोपदेशक के रूप में आपको सफलता मिल सकती है इस गोचर काल में। तो इस तरह से दिसंबर का माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं। आपके जीवन में जिस भी ग्रह की अंतर्दशा या महादशा गतिमान हो, प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, उसका उपाय जरूर करें। और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में, आप जन्म कुंडली को डाउनलोड कर लीजिए नेट से, आपको ग्रहों का अंश बल मिल जाएगा। अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है तो आप ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। इससे अगर कम है या इससे ज़्यादा है, 12 डिग्री से कम या 18 डिग्री से ज़्यादा अगर अंश बल है तो ग्रहों का उपाय कीजिए। जो भी ग्रह कमज़ोर हैं उसका उपाय जरूर कीजिएगा, पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का
यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।